निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये कहानी है भारत की, ये कहानी है हिंदुस्तान की। सदियों की यंत्रणा, गुलामी दास्ता के बाद 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक तकरीर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज हम अपनी आजादी की लड़ाई को याद करते हैं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 1947 से अब तक भारत ने लंबा सफर तय किया है। आज आप जो भारत देख रहे हैं वो पिछले 75 साल में हुई घटनाओं का निचोड़ है। आजादी के साथ हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी आईं। देश नया था, खजाना अंग्रेज पहले ही लूट चुके थे, जनता गरीबी और भुखमरी से त्रस्त थी और उस पर ब्रिटिशर्स ने लाद दिया बंटवारे का बोझ भारत। आजादी के वक्त देश में ब्रिटिश एडमिनिस्टर इंडिया के अलावा 565 रियासतें थीं। लिहाजा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का बीड़ा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कश्मीर का मसला फंस गया। महाराजा हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की भेजी कबायलियों की सेना ने कश्मीर में आतंक मचाना शुरू कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने मांगी भारत से मदद और बदले में एक सशर्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुबह होते होते भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई और फिर कबायलियों को कश्मीर से ऐसा भगाया कि उनके होश उड़ गए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दबाव की वजह से फौज ने युद्ध विराम के तहत अपने पैर वापस कर लिए। उस वक्त हुक्मरानों ने वापसी के निर्देश नहीं दिए होते तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता। देश की सीमाएं तो सुरक्षित हो रही थी, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को साधने के लिए भारत को चाहिए था एक समावेशी संविधान। 1949 में गठित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में भारतीय संविधान पर काम कर रही थी। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र भारत ने राजपथ पर जब परेड निकाली तो दुनिया ने राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा देखी। यह भारतीय संविधान का ही कमाल था कि 1951 में देश के पहले लोकतांत्रिक चुनावों में हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार मिला। जनाब आली, उस वक्त भी दुनिया के कई विकसित देश ऐसे थे जहां सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत में 21 साल से ऊपर हर महिला को, पुरुष को, वृद्ध को या हर किसी को वोट देकर अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता प्रदान हुई। अपने मनपसंद नेताओं को सुनने के लिए हजारों की भीड़ में जनता जुटी और 489 सीटों की संसद में 364 सीटें कांग्रेस को देकर पंडित नेहरू को पहले चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता सौंप दी। भारत की उन्नति की, तरक्की की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए 9 जुलाई 1951 को पंडित नेहरू ने शुरू की
पहली पंचवर्षीय योजना। और आजाद इंडिया का जोश और जज्बा देखिए कि पहले साल के 2.1 के जीडीपी लक्ष्य के मुकाबले भारत की तरक्की की रफ्तार थी 3.6%। जनाब अली, इंडिया तैयार था, हिंदुस्तान तैयार था, भारत तैयार था। इसी साल 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच दिल्ली में आयोजित हुए पहले एशियन गेम्स में 11 देशों ने भाग लिया और 15 गोल्ड मेडल जीतकर भारत द्वितीय स्थान पर रहा। और आज 75 साल के बाद 23 साल के सूबेदार नीरज चोपड़ा ने जब 87.58 मीटर की दूरी तक जेवलिन फेंकी तो सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, देश का नाम रोशन किया। पंजाब की सरजमीन पर बगैर जूतों के नंगे पांव दौड़कर कोई हवाओं से बातें कर रहा था। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता मिल्खा सिंह और नाम रोशन कर दिया भारत का। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पुकार उठी। The whole world started saying, he is flying sick. He is flying sick. नभ में लहराता हुआ तिरंगा गले में मेडल डाले मिल्खा सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जूते पहनकर दौड़ने की आदत होती तो सारे मेडल मैं ही जीत लेता। सन 58 था बड़ा कमाल का साल। भारतीय गांव खेड़े की एक गरीब औरत की कहानी वाली फिल्म ने देश में धूम मचा रखी थी। फिल्म का टाइटल था मदर इंडिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये फिल्म विदेशी फिल्मों की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। जज्बातों की धार, मां बेटे के बीच उसूल की दीवार, ये फिल्म इतिहास रचने को तैयार। भारत की एक नारी की कहानी है ये, जिसका पति चला जाता है। वो ऑस्कर वाले समझ ही नहीं पाए कि जो राधा विधवा हो चुकी है, जिसका पति छोड़ चुका है, उसको पता नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती है। लेकिन कैसे उन्हें समझाएं कि भारत की स्त्री 7 फेरे के साथ साथ न केवल तन मन धन से समर्पित हो जाती है, आत्मा से भी समर्पित हो जाती है। नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। यह है भारत की कहानी। इस बीच भारत के उत्तरी और पूर्वी सीमा पर एक अलग कहानी चल रही थी। सन 55 से भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों की उम्मीद लिए पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई को विदेश नीति का हिस्सा मान चुके थे। लेकिन भीतर भीतर अंदर खाने चीन तिब्बत पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। जैसे ही तिब्बत पर कब्जा करने वाले चीन की इच्छा के विरुद्ध दलाई लामा को भारत ने शरण दी, चीन ने अपना असली चेहरा सामने कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र पर धावा बोल दिया। चीन की बड़ी फौज के आगे छोटी सी भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया। भारत को उस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। लता मंगेशकर ने जब शहीदों के सम्मान में एक गीत गाया तो देश का बच्चा बच्चा रो उठा। कवि प्रदीप का लिखा यह गीत था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देशवासियों को नया नारा दिया, जय जवान जय किसान। लेकिन 1965 में जनरल अयूब खान ने अमेरिकी पैटर्न टैंक्स के दम पर भारत पर हमला कर दिया।
1962 के चीन युद्ध से हम काफी कुछ सीख चुके थे, अलर्ट थे। भारत ने तब पाकिस्तानी फौज के पैर उखाड़ दिए, मुंह की खानी पड़ी। ताशकंद समझौते के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई, लेकिन अगले दिन संदिग्ध परिस्थितियों में शास्त्री जी के निधन ने देश की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। तीन साल के अंदर देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए और 2 बहुत बड़े बड़े युद्ध भी झेले। अब देश की बागडोर किसके हाथों में होगी? तो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, जिन्हें यह जिम्मेदारी, पद, विरासत। इंदिरा गांधी की आज जो छवि है वो एक तेज तर्रार नेता की है, पर एक वक्त था जब कांग्रेस सिंडिकेट के नेता उन्हें पुकारा करते थे गूंगी गुड़िया। इंदिरा गांधी धीरे धीरे राजनीति के दांव पेच सीखती चली गई और फिर आया उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका। 1971 में बंगबंधु को भारत का वैचारिक समर्थन प्राप्त था। बंगबंधु यानी कि शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन लाखों की संख्या में आए बांग्लादेशी शरणार्थियों को मुद्दा बनाकर भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की ठानी। दुनिया ने देखा भारतीय फौज का दमखम, तेवर, और फिर भारत की मदद से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। उन्नीस 1974 का साल कोई कैसे भूल सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। पोखरण में भारत ने अपना पहला फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तब तक सिर्फ 5 देशों के पास ही न्यूक्लियर पावर थी। अब चीन के साथ साथ एशिया में भारत भी बड़ी ताकतों में, शक्तियों में गिना जाने लगा। एक तरफ विश्व पटल पर भारत की छवि बदल रही थी, पर उसी दौरान देश में बेरोजगारी, महंगाई और कांग्रेसी नेताओं के दम से लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा भी फूटने लगा था। गुजरात और बिहार से परवान चढ़ी इस नाराजगी ने आंदोलन की शक्ल ले ली। प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट को शक्ति दी, बढ़ावा दिया, ताकत दी, इंस्पिरेशन दी और छात्र शक्ति को एकजुट किया। सरकार जनता की सुध-बुध क्या ही लेती। ऐसी परिस्थिति में जब उनके कुछ समर्थक तो यहां तक कहने लगे थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ऐसे में 1975 में 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने सब कुछ चेंज कर दिया। ऑर्डर था कि 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने और विरोधियों को चुप कराने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगवा दी। और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला दिन था। इमरजेंसी लगते ही जो लोग विरोध में थे, सरकार विरोधी बात करते थे, बयान देते थे, ऐसे लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, गिरफ्तार कर दिया और फिर शुरू हुआ तानाशाही का दौर। इसी का एक नमूना थे संजय गांधी। संजय गांधी का नसबंदी का प्रोग्राम, जिसके चलते जबरन लोगों की नसबंदी की जा रही थी। लेकिन जनाब, ये तानाशाही कब तक चलती? 1977 में 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई
और लोकसभा के चुनाव हुए तो चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। यहां तक कि मैडम अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सुनहरा मौका था, क्योंकि जनता समझ गई थी कि देश चलाने की बागडोर सिर्फ कांग्रेस के अलावा किसी और को भी सौंपनी चाहिए। जनता जिसे चाहे उसे राजा बना सकती है। कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला, कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। आज जब हम पिछड़ों और अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करते हैं तो बड़ी सहजता से इस वर्ग के महत्व को समझते भी हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी नींव 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने रखी थी। 1980 में जनता पार्टी की सरकार के गिर जाने की वजह से आयोग की यह रिपोर्ट खटाई में पड़ गई। लेकिन इसका इस्तेमाल स्वार्थ अस्त्र के तौर पर वीपी सिंह ने कैसे किया है, इसका खुलासा भी जरूर होगा। साल था 1983। भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच गई वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने। लेकिन भाई साहब, वर्ल्ड कप जीतने की बात तो किसी ने दूर दूर तक सोची भी नहीं थी। जनाब देखते देखते पहुंच गए फाइनल। चलिए साहब, मैच स्टार्ट हुआ, दिल बैठने शुरू हो गए, क्योंकि भारतीय टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 183 रन ही बना सकी, आउट। वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी, बड़े बड़े बंदे, पर मदनलाल की एक गेंद को जब विवियन रिचर्ड्स हवा में खेल बैठे और कपिल देव ने उल्टे दौड़कर वो कैच पकड़ा, तब उसी मौके पर भारत जीत की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका था। आज भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है। वो फैज अहमद फैज का एक शेर है ना कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। और हासिल गजल शेर अर्ज है कि हम फैज थी राह सर बसर मंजिल, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। वर्ष 1984 1984 भारत की एक बहुत बड़ी सफलता। सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में गमन कर रहे राकेश शर्मा से जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। लेकिन 1984 की पेशानी पे एक काला धब्बा भी उभर आया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले के आंदोलन ने आतंकवाद की शक्ल ले ली थी। जिस शख्स के पीछे कांग्रेस का हाथ था, वो अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुका था। केंद्र सरकार और गिरफ्तार होने से बचने के लिए भिंडरावाला ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। तो उसको खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने शुरुआत कर दी और आरंभ हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने समस्त सिख समुदाय को झकझोर कर रख दिया। स्वर्ण मंदिर पर सेना की कार्रवाई के बाद सिखों की धार्मिक आस्था आहत हो गई, गहरी चोट लगी थी। लेकिन किसने कल्पना की थी कि टूटे विश्वास का बोझ इतना होगा कि प्रधानमंत्री को उनके ही घर में उनके ही बॉडीगार्ड गोलियों से छलनी कर देंगे।
और ना ही कोई सपने में सोच सकता था कि जिस समुदाय के खून से भारत की विकास की गाथा की इमारत बुलंद हुई है, उस सिख समुदाय को वो दुर्दिन देखना पड़ेगा जब हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गमादी रात लम्मी ने या मेरे गीत लम्मे ने, न पैड़ी रात मुक्ति ने न मेरे गीत मुक्ते ने। बुलिया वेखो ढेरियां उत्थों कख पए, बुलिया वेख ओ ढेरियां उत्थों कख पए, उधरों एक नहीं आया इत्थों लख गए। माना जाता है, सुना भी है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के इशारे पर यह सिख नरसंहार हुआ था, जिसके घाव आज भी रिश्ते हैं, भरे नहीं हैं। 1984 में प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी ने सरकार बनाई, लेकिन उनके शासनकाल के 2 सालों ने पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति को औपचारिक आधार दे दिया। 1985 का शाहबानो केस इसकी शुरुआत है। इंदौर निवासी शाहबानो ने जब अपने पति से कानूनी तौर पर तलाक के बाद एलिमोनी की मांग की, तो उनके पति ने इस्लामिक कानून का वास्ता दिया। भाइयों, वैसे तो इस मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना ही नहीं चाहिए था, कोई जरूरत भी नहीं थी। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बिल पास करवा के निरस्त कर दिया। जब सरकार के मुस्लिम प्रेम पर हिंदुओं ने नाराजगी जताई, तो उन्हें खुश करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर पर लगे ताले को खुलवाने में राजीव गांधी सरकार ने पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर दिया। और इन 2 फैसलों ने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की तुष्टीकरण वाली राजनीति को ऐसी हवा दी जो दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई और आने वाले समय में मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना गई। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर में रथ यात्रा निकाली, तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे प्रधानमंत्री वीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से चिंता होने लगी। अपने पॉलिटिकल करियर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने 1979 में बने मंडल आयोग के ओबीसी आरक्षण की सिफारिशों को लागू कर दिया। नतीजा, देश में 74 के बाद एक बार फिर बड़ा छात्र आंदोलन, स्टूडेंट मूवमेंट, एजिटेशन खड़ा हुआ। आरक्षण तो भारत की रियलिटी बन गया, वास्तविकता बन गया, पर वीपी सिंह साहब की कुर्सी चली गई। 1991 की रात एक बहुत ही बुरी खबर मिली। राजीव गांधी चले गए। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। मैं पीवी नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की आर्थिक हालत सुधारना। इस काम के लिए उन्होंने चुना मनमोहन सिंह को। माइंड ब्रेन देखिए आप पीवी नरसिम्हा राव का। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसने देश की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ लिया, नई जान फूंक दी। 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण देश में कारोबार करना आसान हो गया और रोजगार के भी नए अवसर तैयार हुए। यह आर्थिक सुधारों का ही श्रेय है कि कभी सोना गिरवी रखने वाला देश
आज विश्व में एक सुपर पावर की पहचान पाने वाला देश है। कभी 2 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री। सहयोगियों के समर्थन ना जुटा पाने के कारण यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और मात्र 13 दिन में गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनकर 1998 में 1998 में फिर से वापस आए और इसी साल भारत में बुद्धा स्माइल अगेन। बुद्धा हैड स्माइल्ड इन 1974 फॉर द फर्स्ट टाइम और अब भारत ने पोखरण में एक बार फिर परमाणु शक्ति का सफल परीक्षण किया और वो भी पूर्ण गोपनीयता के साथ, फुल कॉन्फिडेंशियलिटी। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा संचालित इस परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका और रूस जैसे देशों को भनक तक नहीं लगी, लेकिन सामरिक तौर पर सक्षम देश बनने की दिशा में भारत का यह कदम बहुत निर्णायक साबित हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 1999 फरवरी में पाकिस्तान के लाहौर तक अमृतसर से एक बस यात्रा भी संपन्न की। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन ये दोस्ती, ये मिठास पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की आंखों को शायद बहुत चुभ गई। मई 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों को घुसपैठिया बनाकर भेजा तो शुरुआत हुई कारगिल वॉर। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे भारत माता के पुत्रों ने और शूरवीरों का कमाल था कि भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार दिया और 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। पाकिस्तान हार गया। इस युद्ध में हार के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा छिपकर और आतंकवाद की आड़ में वार किया और वो वार जारी है और करते रहेंगे। भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि शायद कारगिल में हारने के बाद वो समझ गए थे कि हिंदुस्तानी जवान के लिए तिरंगे की शान जान से बढ़कर है। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ ही भारत के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी, सीमा की सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला। दूसरी तरफ तेजी से हो रहे वैश्विक विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुश करना, गति देना। लिहाजा वाजपेयी सरकार ने कई आर्थिक मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। 1995 में देश में शुरू की गई मोबाइल सेवा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भाई साहब, आज बिना नेट कनेक्टिविटी के मोबाइल की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। वाजपेयी सरकार ने इसे हकीकत बनाने के लिए सभी अड़चनों को दूर किया। फोन से देश को जोड़ने के बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से भारत के कोने कोने को जोड़ा गया। इतनी तेजी से हाईवेज का निर्माण पहले कभी नहीं हुआ था भारत में। भारत में तरक्की के नए सूरज की चमक पड़ रही थी और शायद इसीलिए एनडीए सरकार ने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। और कहते हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। एनडीए सरकार की उम्मीदों के खिलाफ विपरीत 2004 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मगर उसके बाद उठ गया सवाल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी।
जब फैसले की घड़ी आई, Today that voice tells me I must humbly decline this post. प्रधानमंत्री पद के लिए खुद की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ा। सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि बाकी पार्टी उनके विदेशी मूल के मुद्दे को एक बार फिर से उछाले तूल दे, और वैसे भी कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। यह एक गठबंधन की सरकार थी, इसलिए मनमोहन सरकार 2 ऐसे एक्ट लेकर आई जिसने जनता को पहले से ज्यादा सशक्त बना दिया। RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और मनरेगा एक्ट। RTI के जरिए अब कोई भी सरकार से सवाल पूछ सकता था, और मनरेगा ने समाज के सबसे वंचित वर्ग को काम के साथ साथ आमदनी का भी जरिया मुहैया करवा दिया। मनमोहन सरकार के पहले कुछ सालों में देश ने काफी कुछ नया देखा, लेकिन 2008 में देश ने कुछ ऐसा देखा जिसकी चमक के लिए भारत कई सालों से इंतजार कर रहा था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। 26 नवंबर 2008 इस दिन को हथियारों से लैस 10 आतंकवादियों ने मुंबई में दिल दहलाने वाली आतंकी वारदात को अंजाम दिया। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आए इन टेररिस्ट ने मुंबई की सड़कों पे, कैफे, रेलवे स्टेशन और ताज होटल में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। कुर्बानियां हमने भी बहुत दी। आतंकी अजमल कसाब को सुरक्षा बलों ने जिंदा गिरफ्तार किया था। उसे पूरी कोर्ट की कार्रवाई के बाद पुणे के येरवडा जेल में फांसी दे दी गई। पाकिस्तान ने भारत के स्वाभिमान को ललकारा था, मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खून की होली खेली थी। देश उबल रहा था। अश्क आंखों में कब नहीं आता, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। आंखें सुर्ख लाल थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने बयानबाजी तो बहुत की पर कोई कार्रवाई नहीं की। यूपीए ने 2009 का चुनाव जीता और टीकाकारों ने, स्पेशलिस्ट ने इसे किसानों के लिए कर्ज माफी के ऐलान का उपहार माना। जीत का हौसला था और 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। लेकिन शोहरत के ये पल यूपीए सरकार के लिए मोमेंटरी रह गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। 2G स्कीम ने भी सुर्खियां बटोर डाली, जिसके कारण सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इन सब का असर यह हुआ कि 2011 में जनता का रोष एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तब्दील हुआ। 5 अप्रैल 2011 को समाज सेवी अन्ना हजारे और उनके साथियों ने अनशन कर दिया जंतर मंतर दिल्ली में। और इस आंदोलन ने इस माध्यम के जरिए, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी थी। पर सरकार ने इस आंदोलन को इग्नोर किया, नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जनता ने ठान लिया था कि यूपीए सरकार को सबक सिखाना है, और ऐसे में देश को उम्मीद दिखी एक शख्स में, ओनली वन मैन,
नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक तरफ ऐसी सरकार थी जो कुछ भी बोलने से कतराती थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स आया जिसे सुनने के लिए लोग खींचे चले आते थे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी सरकार का नारा कुछ ऐसा गूंजा, दिलों को ऐसे जोड़ गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। और भारतीय लोकतंत्र का कमाल देखिए कि गुजरात के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक नरेंद्र बन गया देश का प्रधानमंत्री। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, न्यू डायमेंशन दिया पूरे इंडिया को। पहले इमिग्रेशन के दौरान बेकार के सवाल पूछने वाले विदेशी अधिकारी आज मुस्कुराकर पासपोर्ट पर मोहर लगाते हैं, ठक अप्रूव्ड, और कहते हैं इंडिया इज ग्रेट, वी लव इंडिया। भारत की कहानी, इंडिया की कहानी जारी रहेगी, इंडिया भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बैठे रहिएगा, बने रहिएगा, सलामत रहिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, दिल्ली रहिएगा या अहमदाबाद रहिएगा। ब्रेक के बाद बताऊंगा नरेंद्र मोदी के वो 2 स्टेप्स, वो 2 अभियान जिन्होंने बदली पूरे विश्व में भारत की पहचान। सत्ता संभालते ही 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में शौचालय बनवाने की बात कही। वैसे तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन यह हकीकत है, रियलिटी है कि 2014 तक, 2014 तक 6 लाख से ज्यादा देश के गांव में शौच की उचित सुविधा 90% लोगों के पास थी ही नहीं। इससे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी गांव की महिलाएं झेलती थीं। 2015 को हमें इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि इसी साल भारत की पहल पर 21 जून 2015 को दुनिया भर में लोगों ने योग किया और योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा माना। सदियों से भारत में एक बात शाश्वत मानी जाती रही है, ब्लैक मनी भारत की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तब लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को अपना पूरा समर्थन और सपोर्ट दिया। कैश का चलन कम हुआ और न्यू इंडिया ने न सिर्फ पेमेंट के लिए नए तरीकों को अपनाया, बल्कि वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दिया। इन सब का नतीजा है कि बाजार ने पिछले कुछ सालों में हर रोज नई ऊंचाइयों को छुआ और आज अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। 18 सितंबर 2016 को सुबह 5:30 बजे उरी सेक्टर के पास स्थित आर्मी हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हुआ। शहादत हुई हमारे जवानों की। यह बदला हुआ भारत था, यह मौन चुप रहने वाला भारत नहीं था। इसने कहा तुम 1 मारोगे, हम 10 मारेंगे। पाकिस्तान आतंकी कैंपों की मौजूदगी को
that they exist स्वीकार नहीं कर रहा था। तब भारत ने ऐसा कदम उठाया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखती है, सर्जिकल स्ट्राइक डाल दी। यह पहली बार था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जब ऐसी स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद भारत ने देश और दुनिया के सामने आकर यह साफ कर दिया था, अब सहेंगे नहीं, बदला लेंगे। टिट फॉर टैट, नो शेम फॉर दैट। लेकिन पाकिस्तान को शायद यह बात समझ नहीं आई थी कि भारत बदल चुका है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले काफिले पर पाकिस्तानी आतंकियों ने फिर हमला किया। हमले में 46 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई। बदले की भावना से देश भड़क रहा था। ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के 12 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार कर दी और बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद द्वारा संचालित आतंकवादी शिविर पर हमला बोल दिया। एक बार फिर भारत ने दुश्मन को उसके घर में घुस के मारा। ये बदले हुए इंडिया के बदले हुए तेवर थे। 2014 के मुकाबले 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कहीं ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की आवाम को पहले से भी ज्यादा भरोसा था और इसी भरोसे के बल पर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा काम किया जिसकी प्रतीक्षा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से देश को थी। जम्मू और कश्मीर से योजनाबद्ध तरीके से आर्टिकल 35A, 35A और धारा 370 को 370 को हटा दिया गया और उसका स्पेशल स्टेटस भी हुआ समाप्त। नो नीड। भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा था। 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का निश्चय संकल्प कर चुका था। लेकिन किसे पता था कि चीन के वुहान शहर से फैली महामारी कोविड-19 पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगी। जब विदेशों में इस बीमारी ने अपना प्रकोप दिखाया तो सबकी नजरें आके टिकी भारत पर। लेकिन देश की जनता के जुझारूपन और सरकार की सूझबूझ से 2020 में इस महामारी से भारत बहुत कम इफेक्टेड रहा। कोरोना की दूसरी वेव ने 2021 की शुरुआत में भारत को एक बार फिर धर दबोचा। जकड़ लिया इस त्रासदी ने। कई तरह की कमियां सामने आई। मुश्किलें पहाड़ की तरह मुंह बाएं खड़ी थी, लेकिन हर भारतीय ने देशभक्त होने का परिचय दिया। जहां ऑक्सीजन की कमी थी वहां ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। जहां लोगों को खाने की दिक्कत थी, लोगों ने दिल खोलकर लंगर लगाए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना है। और हर भारतीय ने देश का मान रखा, इज्जत रखी। मेहरबान दोस्तों, यही वजह है कि खुद अपनी वैक्सीन बनाकर आज भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना से बचाने वाला वैक्सीन लगवाया है। पिछले 75 सालों में बहुत दूर आ गए हैं हम, पर अभी बहुत दूर जाना बाकी है। वो कविता है तो एक फिल्मी गाना, लेकिन कुछ करने की प्रेरणा देती है। पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी उलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे पहुंचा मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर से उड़े बादल गुलाल के। गौर से सुन लेना,
पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे पहुंचा मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर से उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये भारत माता तुमसे कह रही है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कैसे रखना? इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के कि आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, मस्ती के हिंडोलों में मगन होके न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, मस्ती के हिंडोलों में मगन होके न झूलो। अब वक्त आ गया मेरा हंसते हुए फूलों, अब वक्त आ गया है मेरे हंसते हुए फूलों। उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, और तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यही प्रार्थना के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।